राइट, तो अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है भाई वो फिक्स्ड फंक्शंस का है। ठीक है, बहुत सिंपल फंक्शन का सवाल है, बड़ी इजीली हो जाएगा। देखिए ये क्या है, ये सबसे सिंपल सवाल होता है। इसके अंदर फंक्शन का नाम आप जरा गौर से देखा करें कि ये एफ फंक्शन का जिक्र कर रहा है, तो एफ फंक्शन ये लिखा हुआ है। ठीक है, इस एफ फंक्शन में आपने -8 वैल्यू पुट करनी है, तो एफ ऑफ -8 किया आपने इज इक्वल टू -8 डिवाइड, जहां जहां एक्स है वहां पर -8 पुट कर दे, सॉल्व करे, -2 + 3 यानी कि 1। बाद में मैथ्स वाले टीचर बहुत अच्छा गेम खेलते हैं आपके साथ। देखिए मार्क भी एक है, आंसर भी 1 है। ठीक है, इस तरह के छोटे छोटे मजाक वो करता रहता है मैथ्स के पेपर में। ओके, इसके बाद एफ इनवर्स ऑफ एक्स निकालना है। इसका क्या तरीकेकार होगा, देखिए ये आपके सामने फंक्शन मौजूद है, सही है ना। इनवर्स निकालने के लिए पहला स्टेप क्या होता है कि इस फंक्शन को y के बराबर कर ले, यानी y को कहें कि भाई y इज इक्वल्स टू x अपॉन 4 + 3 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे आप लिखिए कि क्योंकि आपने कहा है fx जो है वो y के बराबर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि x बराबर होगा f इनवर्स ऑफ y के। ये लाइन भी लिखकर अपने पास सेव कर ले, इसको कहीं हम आगे यूज करेंगे। इसको मैं बॉक्स भी बना देता हूं, मैं इसे बाद में रेफर करूंगा। ओके, सही है। अब इस फंक्शन को एक बार दोबारा लिखिए, y इज इक्वल टू x अपॉन 4 + 3। इसमें इस x को सब्जेक्ट बना है, समझ आई, यानी इसे एक जगह रोकना है। तो अब इसके साथ जो जो फालतू चीजें पड़ी है जरा दूसरी तरफ फेंक दीजिए, तो ये y -3 हो जाएगा इज इक्वल टू x अपॉन 4। या फिर दूसरे स्टेप पे अगर मैं 4 को भी उधर फेंकूं, मैं इसी स्टेप पे कर देता हूं, तो 4 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये 4 मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ आ गया 4, यानी x की वैल्यू जो आपकी बन गई, जरा इधर उधर करके लीजिए, तो ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाय y -3। यहां तक समझ में आया, ये आपके पास हो गया। अच्छा, अब ये तो हो गया, ये आपने अभी भी थोड़ी देर पहले कहा था ना कि x इसके बराबर एफ इनवर्स ऑफ y के, तो मैं ये कह सकता हूं कि एफ इनवर्स ऑफ y बराबर है किसके, 4 × y -3 के। अच्छा, अब ये तो पूरी y की फॉर्म में आ गया ना, तो इसको ऐसी फॉर्म में भी लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। यानी मैं कह सकता हूं कि एफ इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय x -3। समझ आई, तो ये पूरा x में कन्वर्ट कर दिया, यानी जहां जहां पर, ये देखिए मैं हाईलाइट करके या मैं इनको मतलब मेंशन करके दिखाता हूं ग्रीन से, देखिए जहां जहां पर y था ना, वहां वहां पर मैंने x कर दिया। समझ आई, सिंपल, आपका f इनवर्स ऑफ x आ गया, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं, आगे चलते हैं, सिंपल सवाल होते हैं इसके। ओके, अब fp पूछ रहा है, और fp किसके बराबर है, कह रहा है gp + 5 के। तो जरा पहले fp निकाल लें, फिर gp निकाल लें, फिर देखिए कि वो क्या कह रहा है, सही है ना। तो भाई fx हमें जो दिया हुआ था, ऊपर जाके देखिए fx ये चीज थी ना, ये चीज थी ना fx, तो fp क्या होगा, fp के अंदर आपको पता है कि जहां जहां पे x है वहां वहां पे मैं p रख लूंगा, तो ये हो जाएगा p अपॉन 4 + 3। हाँ भाई, इसकी बात समझ में आ रही है मुझको, सिंपल। अच्छा, दूसरा क्या कह रहा है, कह रहा है gp + 5। अच्छा भाई, gp + 5 कर लेते हैं। ओके, तो ये gx दिया हुआ है, तो gp + 5 बराबर है किसके, 2 × p + 5। ठीक है, और ये -1 के। समझ आई, यानी जहां जहां पर x था वहां वहां पर मैंने p + 5 एंटर कर दिया। सही है ना भाई, बहुत सिंपल चल रहा है। तो अब उस सवाल में क्या कह रहा है, वो कह रहा है ये दोनों चीजें बराबर हैं, तो इसका मतलब यहां से मैं देख देख के जरा कॉपी कर लेता हूं, है ना, नीचे कॉपी कर लेता हूं। तो ये तो कह रहा है, इसके दूसरे लफ्जों में इस बात का मतलब ये बन रहा है कि ये वाली चीज और ये वाली चीज बराबर है ना, क्योंकि fp आपने निकाला है p अपॉन 4 + 3 इज इक्वल टू, और gp + 5 जो आपने निकाला वो निकाला है 2 × p + 5, और ब्रैकेट अगर हटा के लिख दो तो -1 हो जाएगा। चलो जी, ये आपकी बन गई इक्वेशन, इसे करें सॉल्व, आंसर निकालें। तो जनाब पहले तो इसे जरा सिंप्लीफाई करना शुरू करें, तो ये तो p और ये हो जाएगा p + 4 हो जाएगा, और बाहर अपना 2 मौजूद है। ठीक है, और ये +3 है तो वहां जाकर के -3 हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये -3 हो गया।
ठीक है, और यहाँ पर p/4 मौजूद है, ठीक है। तो आप जरा इसे सॉल्व कर ले, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 2p प्लस 8 माइनस 3, ठीक है, और p/4 रहा, ठीक है। और अब क्या करूं, ये सॉल्व होने के बाद ये कितना बना जनाब, ये बन गया 2p प्लस 5 बना, है ना। और यहां से 4 अगर तो जाके मल्टीप्लाई हो गया तो ये 4 से मल्टीप्लाई भी कर दे, है ना। यहाँ पे p आ गया, ठीक है। तो ये कितना बना, p इज इक्वल टू 8p प्लस 5 4 20 20। अब ये 8p है, p को इधर ले जाइए, 20 को इधर ले जाए तो ये -20 इधर हो जाएगा, और ये हो जाएगा 8p माइनस p, है ना। तो ये कितना बनेगा 7p, ठीक है। और ये -20 या फिर p इज इक्वल टू -20/7, राइट। तो अब एक जो नया सवाल इसके अंदर है, इसके बाद वाला वो स्टैंडर्ड फॉर्म का है। स्टैंडर्ड फॉर्म का जो बेसिक फॉर्मेट है वो सबको पता भी होगा, मैं भी बता देता हूं कि एक नॉन जीरो नंबर होता है जी, उसके बाद दो नॉन जीरो नंबर या जीरोस जो भी हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक नॉन जीरो नंबर होता है, सही, और उसके बाद यहाँ पे जीरो या नॉन जीरो दो डेसिमल के बाद आप रखिए, कोई मसला नहीं है। इंटू 10 टू द पावर आपने यहाँ पर पॉजिटिव या नेगेटिव में नंबर इंटीजर यहाँ देना होता है ऊपर, समझ आई। इस फॉर्म में जब नंबर लिखा होता है तो वो स्टैंडर्ड साइंटिफिक फॉर्म कहलाती है, सही है ना, ठीक है। 0.00493। तो अब अगर आप इसे कन्वर्ट करेंगे तो जब तक लेफ्ट पर एक नॉन जीरो नंबर नहीं आता तब तक ये डेसिमल आपने मूव करना है। तो डेसिमल मूव करने के लिए मैं ग्रीन से आपको दिखाता हूं, देखिए ये 1 जंप, 2 जंप और ये 3 जंप के बाद यहां पर 4 जो है वो नॉन जीरो नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, ये नंबर जो बनेगा ये बन जाएगा 4.93, ठीक है, इंटू 10 टू द पावर। अब आप देखें कि आपने राइट की तरफ गए थे या लेफ्ट की तरफ गए थे। अगर आप राइट की तरफ जाते हैं तो 10 की पावर जो है वो नेगेटिव नंबर में ऊपर बढ़ती है, समझ आई। यानी मिसाल के तौर पे ये जो है 3 जंप से तो -3 करके बढ़ेगी, तो 10 की पावर -3 हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर आप लेफ्ट की तरफ अगर जा रहे होते, इस तरफ जा रहे होते, तो 10 की पावर जो बढ़ती फिर वो पॉजिटिव में बढ़ती, समझ आ रही है, वो पॉजिटिव नंबर में आगे बढ़ती। तो इस तरह से मैनेज किया जाता है। ये नंबर जो बना 4.93 और ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है, ठीक है। ये पार्ट हो गया। अब अगला पार्ट देखिए, अगले पार्ट के अंदर ये जो नंबर्स हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई भी करना है और फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिखना है, ठीक है। तो अब क्या है, देखिए 4, ये पूरी नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो 4 वाला नॉन जीरो जो पार्ट है, मतलब 4 जो नंबर है जो 10 से अलग है वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर जो 9 है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, 10 की पावर -2 से, ठीक है। तो अब जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो देखिए क्या होगा, 4 2 8 बनेगा, ठीक है। और इंटू 10 टू द पावर 9 -2, क्योंकि दोनों की बेसिस सेम है तो दोनों की पावर आपस में ऐड हो जाएगी, यानी जब माइनस का साइन है 2 के साथ तो ये सब्ट्रैक्ट होगा और ये बनेगा 8 इंटू 10 टू द पावर 9 में से 2 गए 7 बचा, ठीक है। तो ये 8 इंटू 10 टू द पावर 7 आपका आंसर आ गया, समझ आ रही है। ये इस तरह से करके चलेगा, राइट। तो अब इसके बाद जो क्वेश्चन आया है ना वो थोड़ा सा है चैलेंजिंग कह लीजिए, या थोड़ा सा देखने टेक्निकली देखने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब इसको देखते हैं कैसे हो रहा है। ओके, सबसे पहले हमारे पास दो डायग्राम्स दी हुई है, दोनों ही इनकम्प्लीट सर्कल्स ही हैं, लेकिन ये कि एक का सेंटर है डी, ठीक है, और एक का सेंटर है पी, सही है। द डायग्राम ए, जिसको डायग्राम ए कह रहा है, इसका सेंटर है डी, सेक्टर इसमें जो सेक्टर डी है इसका रेडियस जो है वो इतना दिया हुआ है, ठीक है। और ऑब्ट्यूस एंगल जो है, ऑब्ट्यूस एंगल उसने 6x डिग्रीज दिया हुआ है। ओके, आगे चलते हैं। डायग्राम बी, ये जो हमारा डायग्राम बी है, इसके अंदर जो सेंटर है वो P है, ठीक है। और इसका जो रेडियस है वो y के बराबर दिया हुआ है, ये y के बराबर है, सही है। सब चीजें डायग्राम में मेंशन है। सेक्टर एंगल जो है वो थीटा के बराबर। अब इसने दोनों सारी चीजों को करेक्ट करने के लिए जो हमें इक्वेशन दी है वो जरा हम ध्यान से देखें, कि उसके बगैर मसला हल नहीं होगा, उसको ध्यान से देखना पड़ेगा। ओके, तो मैं इसको थोड़ा सा और जूम इन भी कर देता हूँ, ठीक है। द लेंथ ऑफ द मेजर आर्क ऑफ EF, यानी वो कह रहा है कि EF का जो मेजर आर्क है इज 9 टाइम द लेंथ ऑफ द आर्क,
तो आपको पता होना चाहिए कि आर्क लेंथ का जो फॉर्मूला है, ठीक है, वो आपने जहन में रखना है, सही है। और आर्क लेंथ का जो फॉर्मूला है मैं लिख देता हूं, इज इक्वल टू थीटा डिग्रीज में होता है इस पे, डिवाइड बाय 360 मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई आर आपने करना होता है। अच्छा ये याद रखिए कि आर्क लेंथ के सामने वाला जो है ना वो थीटा आपने लेना होता है, इसको ध्यान से रखें, दिमाग में रखें। ओके, तो लेंथ ऑफ द मेजर आर्क ऑफ ईएफ, मतलब ये जो बात कर रहा है, जिस मेजर आर्क की बात कर रहा है, मैं उस पे रेड से जरा निशान लगा के आपको दिखाऊं कि वो किसकी बात कर रहा है, ठीक है। वो मेजर आर्क जिसकी बात कर रहा है बेटा, वो इसकी बात कर रहा है, ये बोल रहा है कि ये, ठीक है, द लेंथ ऑफ द मेजर आर्क ऑफ ईएफ। तो अब इसके बाद हमें जो मालूमात लेनी है इसके अंदर वो ये है कि इस वाले सर्कल का हम मेजर आर्क का लेंथ कैसे निकाल सकते हैं। तो उसके लिए आपको पता है थीटा आपने रखना है, ठीक है। अब यहां पर जो थीटा दिया हुआ ये तो बाहर की तरफ की लेंथ दी हुई है, ठीक है। तो हम कैसे, या फिर अंदर वाली लेंथ की तरफ हम कैसे जाए, यानी ये रेड वाली लेंथ कैसे जाए। तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई ये तो पूरा सर्कल जो है वो 360 का होता है, ठीक है। तो 360 में से आप माइनस कर देंगे 6x, ठीक है। अगर आप 360 में से ये 6x माइनस करेंगे तो जो एंगल आपके पास आ जाएगा वो यहां से लेकर के यहां तक का एंगल होगा, जो मैंने रेड से मेंशन किया, समझ आई, वो आर्क का लेंथ हो जाएगा। तो अब इसका मतलब आप क्या करेंगे, इसका जो एंगल बनेगा वो 360 माइनस 6x डिवाइडेड बाय 360, कौन से 360, क्योंकि ये वाला 360 फॉर्मूला ये वाला लिख रहा है, मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई, और आर कौन सा है, आर जो है इसका 3/4 ऑफ वाई। ये पूरी एक चीज बनी, ये इसकी लेंथ बनी, ठीक है। अच्छा, वो कह रहे हैं कि ये चीज जो है ये कितने टाइम्स है, ये 9 टाइम्स अगर हम करें क्यू आर की आर लेंथ को। तो अब ये क्यू आर जो हमारे पास है, अब मैं इसको जरा किसी और कलर से करता हूं दिखाने के लिए। देखिए यहां से यहां तक जो है ना, ये इसकी लेंथ को कह रहा है कि ये चीज जो है ये किसके बराबर है, ये ये वाली लेंथ के 9 टाइम्स के बराबर है, ठीक है। तो इसकी, तो वो कह रहा है कि भाई ये जो चीज है ना, ये वाली चीज, यानी बड़े वाले सर्कल का जो आर्क है वो बराबर है किसके, 9 टाइम्स आप मल्टीप्लाई करो इस चीज से, समझ आई। ये इक्वेशन इस तरह बन रही है। तो इसको कैसे लिखे हम, स्टेटमेंट इसकी बनी बेटा वो इस तरह बनी, 360 माइनस 6x अपॉन 360, ये पूरी चीज हो गई, मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई और 2 पाई 3/4y, ठीक है। जरा गौर से देखिएगा, इक्वल टू ये 9 मल्टीप्लाइड बाय ये सारी चीज भी मल्टीप्लाई हो रही है, तो ये हो जाएगा x अपॉन 360, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई और y। अब जरा देखिए दोनों तरफ इक्वल टू के जो जो चीजें कॉमन है, जरा हम उनको जरा रिड्यूस कर लेते हैं, तब वो जरा इजी हो जाएगा बाद में, ठीक है। देखो 2 पाई, पूरा 2 पाई कैंसिल हो रहा है, y कैंसिल हो रहा है, ठीक है। और क्या क्या कैंसिल हो सकता है, ये अपॉन में 360 लिखा है, यहाँ भी 360 अपॉन में बिल्कुल कैंसिल हो सकता है, ये भी 360 काट दो। अब जो जो बची है ना चीजें, तो वो देखते हैं कि वो लिख लेते हैं, फिर देखते हैं कि इसमें क्या कट सकता है ना। और भी चीजें कट रही है, लेकिन मैंने भी फिलहाल जो हो आसानी से आपको समझ में आए वो फिर मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया 360 माइनस 6x, ठीक है। और यहाँ पर 3/4 बचा, खाली 3/4 बचा, है ना, इक्वल टू ये क्या बचा यहाँ पे 9x बचा, बस ये भी कट चुके हैं सारे, ये सारे भी कट चुके हैं, ये सब भी कट चुके हैं, खाली 9x बचा। अब इसे सॉल्व करें, 4 को उधर लेके जाए तो ये हो जाएगा 36x, और 3 को इससे मल्टीप्लाई करें, बल्कि 3 को भी उधर ही लेके चले जाए तो ये डिवाइड में चले जाएगा 3, है ना। तो ये हो जाएगा 360 माइनस 6x, ठीक है। अब क्या करें, अब क्या करना चाहिए, अब ये करना चाहिए मुझे कि मैं ये 360 को इससे कट कर लेता हूँ, 3 1 जा और ये 12 सा बना, है ना। तो अब ये क्या चीज बनी, ये बन गया 360 माइनस 6x इज इक्वल टू 12x, ठीक है। और अब क्या करना चाहिए, अब मेरे पास यहाँ पर -12 है, तो -12 में जाके +12 हो जाएगा, जो कि बनेगा 18x, और ये बना 360, और 360 जब इसके डिनोमिनेटर में 18 इसके डिनोमिनेटर में चला गया, ठीक है, तो यहां से ये खत्म हो जाएगा, तो 18 1 जा 18 2 जा, तो x इज इक्वल टू 20 आपके पास आ गया।
ये आपने शो कर दिया। समझ आई? ये बड़ा सिंपल सा था, सिंपल ही था, मतलब सारी चीज पे सिर्फ सोल्यूशन रखा, बाकी कंडीशन तो बड़ी आसान सी दी हुई है ऊपर। ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन द एरिया ऑफ सेक्टर इज 2 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको पता है इसके एरिया का, इस तरह की सिचुएशन में सेक्टर एरिया का फॉर्मूला क्या है, मैं लिख देता हूं। सेक्टर एरिया का जो फॉर्मूला होता है बेटा, वो होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। सही है। और सेक्टर एरिया जो वो बोल रहा है ना, ठीक है, वो कितना दिया हुआ है इसने, QPR का सेक्टर एरिया। ठीक है, QPR की बात कर रहा है, तो QPR कौन सा है, ये रहा QPR वाला। तो इसको जरा देख लेते हैं। ठीक है, इसमें रेडियस y है और एंगल x है। तो चलो लिख लेते हैं। ये हमारे पास जो सेक्टर एरिया है वो 2 पाई के बराबर है। ठीक है, और थीटा कितना है, जरा देखिए थीटा कितना है, इसमें x है, तो ऊपर रखिए x डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई और आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर कितना है जनाब, आर स्क्वायर आपका है y, तो y का स्क्वायर रखे यहाँ पर। समझ आई, y का स्क्वायर। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। सही है, तो क्योंकि यहाँ पर जगह जरा कम हो जाएगी, खैर चले कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। अब मुझे क्या करना है, y। अच्छा, x की जो है इसमें वैल्यू ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं 20, तो हम 20 यहाँ पर पुट करते हैं। मैं इसी में रिमूव करके डायरेक्टली 20 लिख देता हूँ उसके अंदर। ठीक है, तो ये 20 हो गया। अच्छा, 20 0 से 0 कैंसिल हो गया, 1 जा, और ये 18 जा, 18 उधर गया, 18 उधर गया, तो 18 इंटू 2 यानी कि 36 पाई इज इक्वल टू पाई वाई स्क्वायर बचा। ऐसे ही है ना? ठीक है। अच्छा, पाई से पाई कैंसिल हो रहा है, और वाई स्क्वायर बचा किसके, 36 के, या फिर वाई बचा किसके, प्लस माइनस 6 के। नेगेटिव वैल्यू आप लेंगे नहीं, क्योंकि कोई नेगेटिव लेंथ का इसमें फिलहाल कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, तो आप पॉजिटिव 6 ले लीजिए, y की वैल्यू प्लस 6 हो गई। ठीक है, ये आपने कर दिया। ओके, अब अगले पार्ट इसका देखते हैं। ठीक है, ये हुआ हुआ यहाँ पर क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये बड़ा नॉर्मल सा टेक्निकल टाइप का क्वेश्चन है, सिंपल बात कर रहा है। वो ये कह रहा है भाई कि बेंजामिन्स एज इज 10 years। ठीक है, मरियम इज 5 years यंगर देन बेंजामिन। एक्सप्रेशन मरियम के ऊपर, अब मरियम जो है क्योंकि 5 साल छोटी है बेंजामिन से, बेंजामिन की जो भी एज है वो टी कह रहा है कि भाई टी है, तो मरियम की उम्र कितनी निकलेगी, मरियम की जो एज होगी वो होगी टी में से, मरियम कितनी यंगर है, देखिए 5 years यंगर है, तो टी में से 5 साल कम कर देंगे तो हमें मरियम की एज पता चल जाएगी, है ना? मरियम एज, ठीक है, T-5। अच्छा, और उसके बाद कॉलिंस के बारे में क्या कह रहा है, कॉलिंस एज इज ट्वाइस बेंजामिन एज, यानी जो भी बेंजामिन की एज थी, जैसे कि यहाँ पर मेंशन है कि टी थी, हमें शुरू में बोला है ना उसमें कि टी थी, तो कॉलिंस की एज डबल है, यानी कॉलिन की उम्र जो है वो 2t के बराबर है। अब ये कॉलिन की एज हो गई। ठीक है, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर कॉलिन्स एज इन टर्म्स ऑफ टी, तो ये तो 2t के बराबर हो गया, लिख भी दिया हमने। ठीक है, अच्छा अब और क्या आगे क्या बोलना है करने के लिए। ओके, बस ये स्टेटमेंट से पूछ रहा था, तो कोई ऐसे मसले की बात नहीं है, सिंपल आपने लिख लिया। ओके, अब ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ भी खास नहीं है। इसकी क्या ट्रिक होती है, ये स्टेटमेंट दिया हुआ ए और बी की वैल्यू दी हुई है, 5 मल्टीप्लाइड बाय ए है तो ए के लिए ब्रैकेट बना ले, -2 लिख करके बी के लिए ब्रैकेट बना ले, ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यूज है वो लिखते चले जाए। ए की वैल्यू है 3, बी की वैल्यू है -2, तो इसका सोल्यूशन के बाद क्या बनेगा जनाब, ये बन जाएगा 15। ठीक है, और माइनस 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 बल्कि प्लस हो गया, 2 टू 4 हो गया, तो ये 19 बना। ये आपका आंसर आ गया। सही है। ओके, साइमल्टेनियस सोल्यूशन करना है इक्वेशन का, बहुत सिंपल है, आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर सकते हैं इसके अंदर, बहुत सिंपल है। इसमें दो इक्वेशंस है, आपके जो दो मोटिव होते हैं वो ये होते हैं कि किसी तरह आप किसी वेरिएबल को गायब कर दें या खत्म कर दें या एलिमिनेट कर दें, असल नाम सही वर्ड है टेक्निकली एलिमिनेट, तो एलिमिनेट करना होता है। मुझे आसान इसमें ये लग रहा है कि मैं एक्स को एलिमिनेट कर देता हूँ। सही है, तो एक्स को इस पूरी इक्वेशन के अंदर 3, मुझे लग रहा है कि भाई अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये और ये इसका ये 3x हो जाएगा, ये भी 3x है नीचे, है ना, तो इस पूरी इक्वेशन को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास जो इसकी स्टेटमेंट बनेगी वो बनेगी 3x प्लस 6y इक्वल्स टू 21 बना, और दूसरी वाली जो इक्वेशन है उसको मैं एज इट इज के नीचे लिख लेता हूं, ये वाली स्टेटमेंट, ये वाली इक्वेशन को 3x प्लस 4y
इक्वल्स टू 11। ठीक है, अब क्योंकि आपको पता है दोनों की साइडें सेम है तो वो कैंसिल आउट नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों कैंसिल करेंगे, साइडें अपोजिट होनी चाहिए, तो सबकी साइडें पूरी दूसरी वाली पूरी इक्वेशन की सबकी साइडें बदल दी। यानी अगर ये पॉजिटिव था तो इसको नेगेटिव कर दिया, पॉजिटिव से नेगेटिव कर दिया, पॉजिटिव नेगेटिव, ये दोनों कट गए, इसमें से 2x बचा है ना, इसमें से खाली 2y बचा, सॉरी, तो यहाँ पे आपने 2y लिख लिया, और इक्वल टू 21 में से 11 गया तो शायद 10 बचा, है ना, तो आपका y की वैल्यू 5 आ गई, ये y इक्वल टू 5 हो गई, तो वहां जाके 2 डिवाइड होगा तो ये 5 बना। ठीक है, और जब y 5 आ गया तो इसको पहली वाली इक्वेशन में रख दीजिए। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, x प्लस 5 टू द 10 इक्वल्स टू 7। देखिए ना, 5 जब y की जगह रखा तो y इंटू 2 10 हुआ ना, ये बन गया, यानी x इज इक्वल टू -10 प्लस 7 बना, जो कि बना -3। ठीक है, तो x की वैल्यू -3 आ गई, सिंपल।